तो देखो और भी हैं इसकी एप्लीकेशन, जैसे कि जो हमने देखा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप है, अगर कोलोइडल सॉल्यूशंस ही ना होते तो हम कपड़े भी नहीं धो पाते, इमल्शन ही नहीं बनता, क्योंकि इमल्शन तो एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो हमारा कपड़े धोना, हमारा हलवा खाना, आइसक्रीम खाना, ये सब दिस ऑल पॉसिबल बिकॉज कोलोइडल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल एक तरीके से इन दिस अर्थ के या यूनिवर्स के, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। ठीक है, और भी देखो इसकी एप्लीकेशंस हैं कि देखो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में से इतना पोल्यूशन होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, कि देखो जो स्मोक होती है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसमें कार्बन के ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे ऐसे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो जो चिमनी होती है जहाँ से कि काला धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज़ में, अगर चिमनी के जस्ट ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की अरेंजमेंट कर दी जाए, एनोड कैथोड की प्लेट लगा दी जाए स्ट्रॉन्ग, तो उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, कार्बन के पार्टिकल हैं, जो मतलब और भी पोल्यूशन कॉज करने वाली पार्टिकल हैं, उसमें से काफ़ी सारे कोलोइडल रेंज के पार्टिकल होती हैं। तो वो सब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे हो जाएंगे तो ऊपर जो जाएगा धुआं वो जस्ट एक हॉट एयर जाएगी, तो पोल्यूशन से हम बचा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। एक और भी इसकी एक मेन एप्लीकेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जो टापू बनते हैं, वो भी देखो एक कोलोइडल सॉल्यूशन की ही एक प्रॉपर्टी वहाँ आ रही है। देखो टापू बेटा हमेशा वहाँ बनता है जहाँ नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है। नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, रेत के पार्टिकल ला रही होती है, मतलब जो नदी का पानी आ रहा होता है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। जैसे ही वो समुद्र के पानी से मिलता है, सी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स एकदम से मिलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो वो वहीं कोलोइडल पार्टिकल की क्या करा देंगे, प्रेसिपिटेशन करा देंगे, तो वहीं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर और इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे और, तो इस तरीके से धीरे 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 वहाँ एक टापू बन जाता है। तो डेल्टा हमेशा वही बनता है जहाँ पर रिवर वाटर और सी वाटर आपस में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे हम आर्टिफिशियल रेन्स करा सकते हैं, जैसे कहीं बहुत सूखा पड़ रहा है और वहाँ क्या है कि छोटे छोटे कहीं कहीं बादल बन जाते हैं, पर बादल जब तक इकट्ठा होकर ऐसे भारी नहीं होगा तो बरसेगा नहीं। तो क्या हो जाता है, बादलों के ऊपर जाकर भी हेलीकॉप्टर से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का स्ट्रॉन्ग ऐसे सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का छिड़काव करा जाए, तो क्लाउड्स, क्योंकि कोलोइडल रेंज के पार्टिकल होते हैं, तो क्लाउड छोटे छोटे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, इकट्ठे होते भारी हो जाएंगे, भारी होते बरस जाएंगे। तो ऐसे आर्टिफिशियल रेन भी कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ एप्लीकेशंस थी किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन की। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें तुम्हारा कैटालाइसिस का है, तो उसको तुम पढ़ सकते हो। कैटलिस्ट तुम्हें पता है क्या होता है, कि वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन दैट रिएक्शन, कि खुद कोई रिएक्शन में कुछ नहीं करा, ना वो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, बट इस तरीके से रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन के पाथ को थोड़ा चेंज करता है, कि उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है, और ज़्यादातर वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ज़्यादातर रिएक्शंस हमारे क्या हैं, कि ये से समझो कि 10 रेज़ टू द पावर 10 टाइम्स वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, 10 की पावर 10, है ना। मतलब कोई मान लो 1 सेकंड में हो रहा है, तो अब 1 के आगे तुम अब 10 जीरो और लगा दो। ठीक है, समझ रहे हो मतलब, तो उससे भी मतलब इतना जल्दी वो रिएक्शन हो जाएगा, उसमें बढ़ाना नहीं है सेकंड को, मतलब वो कम टाइम में हो जाएगा सर, इतने गुना 10 रेज़ टू द पावर 10 टाइम इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, कुछ डिक्रीज भी करते हैं। तो जो कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, जो डिक्रीज करते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। कुछ क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्ट ही कोई एक ऐसा बनता है कि वो रिएक्शन को कैटलाइज करने लग जाता है, तो उसको ऑटो कैटलाइसिस कहते हैं, कि वन ऑफ द प्रोडक्ट बिहेव एज कैटलिस्ट। और वो रिएक्शन शुरू में थोड़े धीरे होते हैं, जैसे थोड़ा प्रोडक्ट बनता है तो एकदम बड़ी तेज़ी से चलने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रोडक्ट ही कोई कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है। कैटलाइसिस 2 टाइप की होती है, होमोजीनियस होती है, हेट्रोजीनियस होती है। देखो जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों एक ही फेज में हो, या तो तीनों सॉलिड हो, या तीनों लिक्विड हो, या तीनों गैस हो, वो होमोजीनियस कैटलाइसिस होती है। और ऐसी कैटलाइसिस जिसमें हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज के, मतलब दोनों एक जैसे, एक सॉलिड है तो एक लिक्विड है, जनरली जो मतलब जब दो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों एक ही स्टेट ऑफ मैटर में नहीं होते हैं, तो उसको हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस कहते हैं। तो जनरली हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस में कैटलिस्ट हमारा सॉलिड होता है,
ठीक है। और जनरली वो एड्जॉर्ब करके रिएक्टेंट्स को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो इसकी कुछ कुछ थ्योरीज हैं, वो तुम देख सकते हो, ऐसे आसान से कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा स्किप है ये, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रही हूँ, तुम पढ़ के समझ सकते हो, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही स्टेट में होते हैं तो होमोजीनियस कैटालाइसिस होती है, जब अलग अलग में होते हैं तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस होती है। एक अच्छा कैटलिस्ट का एग्जाम्पल जियोलाइट्स भी होते हैं। जियोलाइट्स करके एक टॉपिक है। जियोलाइट्स क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब सिलिकेट्स तो मैं थोड़ा सा हमने 11th में किया था, तो उसमें जब हम कुछ एल्यूमिनियम डालकर भी हीट कर देते हैं तो कुछ सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं, तो एल्यूमिनोसिलिकेट्स बन जाते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट्स में क्या होता है कि ऐसे जगह जगह छोटे 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 छेद होते हैं, ठीक है। तो उन छेदों में जो रिएक्टेंट फिट हो सकते हैं, जियोलाइट्स खाली उन रिएक्टेंट के रिएक्शन की स्पीड को ही बढ़ा सकते हैं। तो जियोलाइट एक अच्छा एग्जाम्पल है कि शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस का, मतलब ऐसी कैटालाइसिस जो कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की शेप, साइज पर डिपेंड करती है, वो शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस होती है। तो जियोलाइट्स को मॉलिक्यूलर सीव्स भी कहते हैं। सीव्स मतलब जैसे छलनी होती है, मतलब उसके जो छेद के साइज हैं उन्हीं के हिसाब से ही रिएक्टेंट वो डिसाइड करता है, उन्हीं रिएक्टेंट के रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा सकता है, ठीक है। तो जियोलाइट्स को मॉलिक्यूलर सीव्स भी कहते हैं, और इस टाइप की कैटालाइसिस को हम शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस भी कहते हैं। फिर तुम्हारा एक टॉपिक कैटालाइसिस से ही रिलेटेड एंजाइम्स भी है। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी लिविंग थिंग है तो उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा रही हैं, हमारी जो प्रोसेसेस बॉडी में चल रही हैं उनकी स्पीड को जो एनहांस कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, वो हमारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे तुमने 10th में पढ़ा भी होगा बेटा, कि जैसे तुमने उसको अमाइलेज एंजाइम पढ़ा होगा, तुमने पेप्सिन पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन पढ़ा होगा, लाइपेज पढ़ा होगा, तो ये सब एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कि बायोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग थिंग्स के अंदर दो सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट से भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को 10⁻20 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। कैटलिस्ट तो 10⁻10 टाइम्स बढ़ाते हैं, और जो एंजाइम्स है वो 10⁻20 टाइम्स किसी रिएक्शन की, किसी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने लिखी हुई हैं, देख सकते हो तुम वहाँ से। ये पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, एक रेंज ऑफ पीएच में, ठीक है। और ये बड़े सिलेक्टिव होते हैं, मतलब और क्या कहते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम बहुत सारे एक तरीके से रिएक्टेंट्स की स्पीड को, रिएक्टेंट्स के रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। जैसे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की स्पीड को ही बढ़ा सकता है, अमाइलेज प्रोटीन के डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता। मतलब पर्टिकुलर एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट, और बहुत थोड़ी सी अमाउंट इनकी बहुत सफिशिएंट रहती है। जरा सा एंजाइम की बहुत सारे रिएक्शन, बहुत मतलब रिएक्शन की बहुत सारे सेम टाइप के रिएक्टेंट्स के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, मतलब थोड़ी सी अमाउंट इसकी सफिशिएंट रहती है। इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, लॉकएंड की थ्योरी है। बहुत आसान, ऐसे समझो जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है, ऐसे हर सबस्ट्रेट का, मतलब यहाँ ना हम रिएक्टेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, हम वर्ड यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट। देखो मैं फिगर से ही दिखा देती हूँ, बनाने में तो कोई थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको, क्योंकि हम इसको थोड़ा कर सकते हैं लिमिटेड मैनर में। देखो जैसे ये हमारा क्या है? एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, मतलब रिएक्टेंट है। तो जैसी इसकी शेप है, इसकी कुछ जगह होती हैं जहाँ से वो अपना काम करता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो एंजाइम की जो जगह रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में यूज़ होती है वो उसकी एक्टिव साइट कहलाती है। तो एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप में अगर आपस में कुछ समानता होगी कि दोनों आपस में फिट हो सकेंगे एक दूसरे के साथ, तो ऐसे रिएक्टेंट को ही, ऐसे सबस्ट्रेट के रिएक्शन को ही वो पर्टिकुलर एंजाइम उसकी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकता है। जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है, ऐसे हर एक सबस्ट्रेट का अपना एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे आपस में पास आते हैं, ऐसे फिट बैठ जाते हैं। जैसे फिट बैठेगा तो एंजाइम इसमें कुछ क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा, और देखो ऐसे ये जो रिएक्टेंट है दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा इसकी एक्टिव साइट के साथ कोई एफिनिटी नहीं रहेगी, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा, फिर से वो और दूसरे
रिएक्टेंट वैसा ही दूसरा रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और फिर उसको भी कैटालाइज करेगा। तो ऐसे एक ही एंजाइम बहुत सारे, जैसे मैं कहूँ कि भाई मान लो ये पेप्सिन है, तो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या है, प्रोसेस को वो डाइजेशन की प्रोसेस को वो करना चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक तरीके से एंजाइम्स ऑल्सो। तो ये हमारी पूरी सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म हुई। तो अच्छे से पढ़ना बेटा, अच्छे से लर्न करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मैं असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट को करना, असाइनमेंट को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, जो बच्चा पूरी यूनिट कर सके पूरी करे, नहीं तो असाइनमेंट अच्छे से लर्न करना, फिर उसके बाद में इसका टेस्ट।